हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 5 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 3 के प्रीवियस पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 5 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s. During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes and trade. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत 1929 से हुई और यह मिड 1930s तक चला। इस पीरियड के दौरान पूरी दुनिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड में भयानक गिरावट आई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। The exact timing and impact of the depression varied across countries, but in general, agricultural regions and communities were the worst affected. ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ये सब देशों में अलग अलग टाइम पे आया, एक साथ नहीं आया, और इसका इम्पैक्ट भी सब देशों पे अलग अलग था। इन जनरल, एग्रीकल्चरल रीजन्स और जो कम्युनिटीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, उन पर सबसे बुरा असर पड़ा। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। This was because the fall in agricultural prices was greater and more prolonged than that in the prices of industrial goods. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की तुलना में एग्रीकल्चरल गुड्स की कीमत में ज्यादा गिरावट आई थी और ये गिरावट लंबे समय तक बनी रही। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। The depression was caused by a combination of several factors. We have already seen how fragile the post-war world economy was. ये इकोनॉमिक डिप्रेशन कई सारे फैक्टर्स के कारण आया था। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि पोस्ट वॉर सिचुएशन कैसी थी। हमने ये भी समझा था कि पोस्ट वॉर इकोनॉमी कितनी वीक हो गई थी। इस महामंदी के कई कारण थे। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। फर्स्ट, agricultural overproduction remained a problem. This was made worse by falling agricultural prices. पहला फैक्टर था कृषि क्षेत्र में ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम बनी हुई थी। इस वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि वॉर के बाद जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिवाइव हुई तो मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सरप्लस हो गया, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम गिरने लगे। पहला कारण ये था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादकों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। As prices slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. This worsened the glut in the market, pushing down prices even further. Farm produce rotted for a lack of buyers. जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमतें गिरी
तो किसानों की आय कम हुई, जिससे एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइन हुआ। इनकम को बढ़ाने के लिए किसानों ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचा, ताकि कम कीमत पर ही सही ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पैदा करके उसे बेचकर वे अपना इनकम मेंटेन कर सकते थे। बट इसका रिजल्ट उल्टा हुआ। मार्केट में और ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ गया और खरीदार तो उतने ही थे, डिमांड भी उतनी ही थी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम और गिर गए, जिससे कृषि उपज खरीदारों के अभाव में पड़े पड़े सड़ने लगे। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है, कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। Second, in the mid 1920s, many countries financed their investments through loans from the US. सेकेंड फैक्टर है, मिड 1920s में बहुत सारे देशों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए यूएस से लोन लिया था। दूसरा कारण, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. जब सिचुएशन नॉर्मल थी, तब यूएस से लोन लेना बहुत आसान था, बट जैसे ही संकट के संकेत मिले, यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक करने लगे। जब हालात अच्छे थे, तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। In the first half of 1928, US overseas loans amounted to over $1 billion. 1928 के फर्स्ट हाफ में ओवरसीज यानी विदेशों में यूएस लोन $1 बिलियन के ऊपर था। मतलब यूएस ने जो दूसरे देशों को लोन दिया था, वो $1 बिलियन के ऊपर था। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। A year later, it was one quarter of that amount. Countries that depended crucially on US loans now faced an acute crisis. एक साल बाद ये लोन का अमाउंट घटकर एक चौथाई रह गया, क्योंकि यूएस में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था। जो देश यूएस लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, वे प्रॉब्लम फेस करने लगे। साल भर के भीतर ये कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। The withdrawal of US loans affected much of the rest of the world, though in different ways. In Europe, it led to the failure of some major banks and the collapse of currencies such as the British pound sterling. यूएस लोन्स के विथड्रॉल के कारण पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड हुई, बट इसका इम्पैक्ट अलग अलग देखने को मिला। यूरोप में कई मेजर बैंक्स फेल हो गए, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसे करेंसीज भी कोलैप्स कर गए। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। In Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices. The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. लैटिन अमेरिका और दूसरे जगहों में एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस तेजी से गिरने लगे। यूएस ने इकोनॉमिक डिप्रेशन से अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया। मतलब बाकी कंट्रीज से यूएस में जो गुड्स इंपोर्ट होता था, उस पे यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी। इससे यूएस मार्केट दूसरे देशों के लिए कट ऑफ हो गया और वो देश गहरे संकट में फंस गए। इस फैसले के कारण वर्ल्ड ट्रेड को और गहरा झटका लगा। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी।
The US was also the industrial country most severely affected by the depression. इंडस्ट्रियल कंट्रीज में डिप्रेशन का सबसे बुरा असर यूएस को ही झेलना पड़ा। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। With the fall in prices and the prospect of a depression, US banks had also slashed domestic lending and called back loans. यूएस में भी कीमतें कम हो रही थी और डिप्रेशन की आशंका को देखते हुए यूएस ने डोमेस्टिक लोन्स देना बंद कर दिया। मतलब यूएस की जनता को जो लोन दिया जाता था वो बंद हो गया और जो लोन पहले दिया गया था उसकी वसूली की जाने लगी। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट्स, हाउसहोल्ड्स वेयर ruined एंड बिजनेसेस कोलैप्स्ड। किसान अपने फसल नहीं बेच पा रहे थे, परिवारों की हालत खराब हो गई थी, बिजनेस कोलैप्स कर गए थे। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गया। Faced with falling incomes, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars and other consumer durables. यूएस में लोगों की इनकम गिर रही थी। इस वजह से बहुत सारे परिवार लोन नहीं चुका पाए। इस वजह से उनके घर, कार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को जब्त कर लिया गया। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गई। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द 1920s नाउ डिसअपियर्ड इन अ पफ ऑफ डस्ट। 1920s में यूएस में जो कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी आई थी, लोग जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो सब खत्म हो रहा था। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वो धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। As unemployment soared, people trudged long distances looking for any work they could find. Ultimately, the US banking system itself collapsed. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिसके चलते लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने लगे काम की तलाश में। अल्टीमेटली यूएस का बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। Unable to recover investments, collect loans and repay depositors, thousands of banks went bankrupt and were forced to close. बैंक्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, डिपॉजिटर्स को रीपे नहीं कर पा रहे थे। इन सबके वजह से हजारों की संख्या में बैंक्स बैंकरप्ट हो गए और बंद कर दिए गए। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। The numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 1,10,000 companies had collapsed. 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक्स क्लोज हो गए थे और 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स कर गई थी। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। By 1935, a modest economic recovery was underway in most industrial countries. 1935 तक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज में इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से उबरने के संकेत मिल रहे थे। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑन पीपल्स माइंड्स प्रूव्ड मोर एंड्यूरिंग। बट इस ग्रेट डिप्रेशन का असर जो सोसाइटी पे पड़ा, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पड़ा, लोगों के दिमाग पे पड़ा, वो जल्दी मिटने वाला नहीं था। लेकिन समाजों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ी उसकी जो छाप पड़ी, वो जल्दी मिटने वाली नहीं थी। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान माइग्रेंट एग्रीकल्चरल वर्कर्स फैमिली की ये फोटो है।
Many years later, Dorothy Lang, the photographer who shot this picture, recollected the moment of her encounter with the hungry mother. बहुत सालों बाद डोरोथी लैंग, जिन्होंने यह पिक्चर लिया था, उन्होंने इस मोमेंट को रिकलेक्ट किया। ये चित्र लेने वाली डोरोथी लैंग ने इस भूखी मां के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, आई सॉ एंड अप्रोच द हंग्री एंड डेस्परेट मदर एज इफ ड्रॉन बाई ए मैग्नेट। आई डिड नॉट आस्क हर नेम और हर हिस्ट्री। मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। शी टोल्ड मी हर एज, दैट शी वॉज 32। She said that they, that is, she and her 7 children, had been living on frozen vegetables from the surrounding fields and birds that the children killed. There she sat with her children huddled around her, and seemed to know that my pictures might help her, and so she helped me. उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग, यानी माँ और उसके 7 बच्चे, आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। वो वहां बैठी थी, अपने बच्चों को चिपकाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। 1938 में डोरोथी लैंग ने ही इस फोटो को क्लिक किया है। यहाँ लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पाने के लिए लाइन में लगे हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट सेंसस ने दिखाया कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, तब बहुत सारे यूएस स्टेट्स ने बेरोजगारों को स्मॉल अलाउंसेस देने शुरू किए। ये लंबी लाइंस ये दर्शाते हैं कि डिप्रेशन के दौरान कितनी गरीबी और बेरोजगारी थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, भारत और महामंदी। If we look at the impact of the depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. जब हम ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट भारत पे देखते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि अर्ली 20th सेंचुरी तक ग्लोबल इकोनॉमी कितनी इंटीग्रेटेड हो गई थी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। द ट्रेमर्स ऑफ ए क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर क्विकली रिलेट टू अदर पार्ट्स, अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। दुनिया के एक हिस्से में आए झटके दूसरी जगह फील किए गए। इससे लोगों के जीवन पर, इकोनॉमी पर, समाज पर अफेक्ट पड़ता था। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। इन द 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufactures. हमने पढ़ा है कि 19th सेंचुरी में भारत एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्टर बन चुका था और फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर बन चुका था। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934। डिप्रेशन ने इंडियन ट्रेड पे इमीडिएटली इफेक्ट डाला। 1928 से 1934 के बीच इंडियन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आधा हो गया था, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और क्या ही होगा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। As international prices crashed, prices in India also plunged. Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%. इंटरनेशनली जब चीजों की कीमतें गिरी, तो इसके साथ ही भारत में भी कीमतें गिरी। 1928 से 1934 के बीच भारत में व्हीट के प्राइसेस 50% गिर गए। जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने लगी, तो यहां भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन dwellers. Though agricultural prices fell sharply,
द colonial government refused to reduce revenue demands. शहरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा किसानों ने सफर किया। एग्रीकल्चरल प्राइसेस तो गिर गए थे, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगान में छूट देने से इनकार कर दिया। अब जब किसान की आमदनी ही नहीं हो रही थी, तो वो लगान कहां से चुकाएगा? शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। Peasants producing for the world market were the worst hit. Consider the jute producers of Bengal. They grew raw jute that was processed in factories for export in the form of gunny bags. जो पीजेंट्स वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, उनकी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई। बंगाल में जूट प्रोडक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। वे रॉ जूट उगाते थे, जिसे फैक्ट्रीज में गनी बैग्स बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल में जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए। वे कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। बट एज गनी एक्सपोर्ट्स कोलैप्स्ड, द प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश्ड मोर देन 60%। जब गनी बैग्स का एक्सपोर्ट कोलैप्स कर गया, तो रॉ जूट के प्राइसेस 60% से भी ज्यादा नीचे गिर गए। जब काठ का निर्यात बंद हो गया, तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices and fell deeper and deeper into debt. जिन peasants ने अच्छे दिनों के होप में या फिर अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, उनकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि वे अपनी उपज को ठीक दाम पर नहीं बेच पा रहे थे, इसलिए वे कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इस वजह से वे और कर्ज में डूबते चले गए। जिन काश्तकारों ने दिन फेरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। 10 द बंगाल जूट डोनर्स लैमेंट। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के कवि ने लिखा था, ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, costs and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got the crops off the ground, traders sitting at home will pay only ₹5 amount. चलो भाइयों, नकद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और खर्चे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे ₹5 मन भाव। Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their savings, mortgaged lands, and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. पूरे देश में पीजेंट्स पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने अपने पूरे सेविंग्स को यूज कर लिया, जमीन गिरवी रख दी, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल्स को बेच दिया। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रखनी पड़ी, घर में जो गहने जेवर थे बिक चुके थे। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स, नोटेबली गोल्ड। डिप्रेशन ईयर्स के दौरान भारत प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्ट करने लगा था, मोस्टली गोल्ड का। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। The famous economist John Maynard Keynes thought that Indian gold exports promoted global economic recovery. फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स का मानना था कि भारत से जो गोल्ड का एक्सपोर्ट हो रहा था, उसने ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने में हेल्प किया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। They certainly helped speed up Britain's recovery, but did little for the Indian peasant. इस गोल्ड एक्सपोर्ट ने ब्रिटेन के इकोनॉमिक रिकवरी में जरूर मदद की, बट इससे भारत के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद की, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। रूरल इंडिया was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement
at the height of the depression in 1931. ग्रेट डिप्रेशन 1931 में अपने चरम पे थी और भारत में रूरल एरियाज में अनरेस्ट का माहौल था। उसी समय महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। The depression proved less grim for urban India because of falling prices. Those with fixed incomes, say town-dwelling landowners who received rents and middle-class salaried employees, now found themselves better off. Everything cost less. भारत में अर्बन एरियाज में डिप्रेशन से लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कीमतें तो गिर रही थी, बट जो शहर में रहते थे और जिनकी इनकम फिक्स थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपना रेंट मिलता था, मिडिल क्लास एम्प्लॉय जिसकी सैलरी फिक्स थी, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। उनको कहीं ना कहीं लाभ हुआ क्योंकि बाकी चीजों की कीमतें गिर रही थी और वे चीजें आसानी से खरीद पा रहे थे। ये मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी। कीमतें गिरती रहने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। नेशनलिस्ट्स के प्रेशर के कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में तेजी आई। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 6 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।